Textual example number 7.17. A figure shows the parallel LCR circuit is connected to the variable frequency 230 volt source. Here L की वैल्यू पे आपको दे रखी है 500, C की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफेराड, R की वैल्यू दे रखी है 40 ओम. तो पहले तो मैं गिवन डेटा लिख देता हूँ. L की वैल्यू है 500, कैपेसिटर C की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफेराड है. तो 80 इंटू 10⁻⁻⁻ होगा 6 फेराड. देन आफ्टर आर की वैल्यू दे रखी है 40 ओम. ओके, और पोटेंशियल की भी वैल्यू आपको दे रखी है. ये जो पोटेंशियल की आपको जो गिवन वैल्यू दे रखी है ना, वो भी आरएमएस की वैल्यू होगी. ठीक है, तो V इज इक्वल टू होगी 230 वोल्ट. तो कीपिंग द सोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट, if the three element LCR is arranged in a parallel so that the total current in the parallel LCR circuit is a minimum. At this frequency, obtain the current RMS value in each branch of the circuit of this frequency. ओके, तो मैं पहले ये सर्किट डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ. तीनों तीन आपको एक पैरेलल में लगाया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है, यहाँ पे इंडक्टर अवेलेबल है, देन आफ्टर कैपेसिटर अवेलेबल है, और उसको आपने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे. दिस इज आर, दिस इज एल एंड दिस इज सी. ओके, तो तीनों तीन पैरेलल में कनेक्टेड किया हुआ है, और उसकी यहाँ पे आपको कोई फ्रीक्वेंसी, इसका कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, बट ये फ्रीक्वेंसी आपको दे नहीं रखी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे? ये सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे आप निकालोगे? उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. क्यों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कि भाई रेजोनेंस प्रोड्यूस होने वाला है. तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC. रेजोनेंस कम क्रिएट होगा जब आपकी जो तीनों तीन सर्किट यहाँ पे अवेलेबल है RLC, ए पैरेलल सर्किट अवेलेबल है, तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू अप्लाइंग द फ्रीक्वेंसी. तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जब सेम हो जाती है तब रेजोनेंस सर्किट प्रोड्यूस होगी. तो ओमेगा आर इज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC. तो मैं यहाँ पे एल और सी की मैं वैल्यू में अटैच कर देता हूँ. एल की वैल्यू दे रखी है 5 हेनरी, देन आफ्टर सी की वैल्यू कैपेसिटर्स की वैल्यू दे रखी है 80 माइक्रोफेराड है. सो दैट यहाँ पे 80 इंटू 10⁻⁻6 आप लिख दीजिए, तो उसका आंसर आपको मिलेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का 50 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज अ नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो दैट रेडियन पर सेकेंड. ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई तीनों तीन एलिमेंट इसके पैरेलल में दे रखे. तो पैरेलल में देने से क्या होगा कि उसका इम्पीडेंस कैसे निकलेगा? उसका इम्पीडेंस 1/Z इज इक्वल टू 1/R एंड प्लस 1/ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज के x. ओके, ये x एलिमेंट क्या है? ये x एयर और सील का दोनों का कॉम्बिनेशन है. बिकॉज दिस इज दोनों एक मीन्स के एक इमेजनरी फंक्शन होती है. ठीक है, और एक रियल फंक्शन है. रेजिस्टेंस इज अ रियल. ओके, तो मैं पहले मैं x का मैं डिफाइन करता हूँ 1/x का. तो 1/x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा? 1/xl एन माइनस 1/xc. ऐसा मैंने लिख दिया 1/xl माइनस 1/xc. ठीक है, ओके. देन आफ्टर मैं एक्सएल और एक्सी की दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. तो देखिए क्या होने वाला है. 1/xl की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल. दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज द कैपेसिटी रिएक्टेंस. तो माइनस 1/ओमेगा-c होगा. तो ओमेगा सी डिवाइड का डिवाइड कहाँ पे चले जाती है? मल्टीप्लिकेशन में. तो उसकी फॉर्मूला क्या फाइंड आउट हुई? 1/ओमेगा-l माइनस ओमेगा-c. ये हो गई 1/x की वैल्यू. ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है? ये वाली फॉर्मूला में आपको पुट कर देनी है. ये वाली फॉर्मूला में आपको अटैच कर देनी है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे 1/z, यहाँ पे 1/z है, और यहाँ पे मैंने 1/r प्लस 1/x. ओके, एक्चुअली में क्या होगा कि भाई अगर आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इम्पीडेंस मीन्स के आप फेजर डायग्राम से फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें आपको क्या कर देनी है? यहाँ पे रूट भी निकाल देनी है और दोनों का स्क्वायर भी कर देना है. मैंने क्या किया? दोनों एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया, देन आपने मैंने रूट लगा दिया. ठीक है, ओके. अभी आपको क्या करनी है? 1/x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देनी है, और r की वैल्यू यहाँ पे रखनी है. तो 1/z इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए रूट, उसका ऑर्डर हो गया रूट. तो 1/r² प्लस 1/x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई? 1/ओमेगा-l माइनस ओमेगा-c का स्क्वायर. ओके,
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एलसीएम कंसिडर करता हूँ। किसका एलसीएम? यहाँ पे देखिए डिवाइड में आर स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आर स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में कर दूंगा। तो 1/z इक्वल्स टू क्या होने वाला है, देखिए 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/ओमेगा ओमेगा सी का स्क्वायर और अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए डिवाइड में आर स्क्वायर अवेलेबल है, सो दैट 1/z इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आर स्क्वायर 1/ओमेगा माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर और अपॉन आर। ये आर मैंने रूट में से बाहर निकल दिया, क्योंकि आर का स्क्वायर उसका रूट में फाइंड आउट करूँगा तो आर फाइंड आउट होगा। और मुझे फाइंड आउट करना है जेड, इम्पीडेंस निकालना है। तो इम्पीडेंस जेड निकालने के लिए आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा रूट 1 प्लस आर स्क्वायर 1/ओमेगा माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पीडेंस का इक्वेशन आपको मिला। बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक रेजोनेंस एलिमेंट आपको दे रखा है। तो रेजोनेंस एलिमेंट में क्या होती है वो आपको मालूम है कि भाई XC इज इक्वल टू XL होती है। सो दैट 1/ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी आप लिख सकते हो। तो इज इक्वल टू आएगी, उन दोनों की यहाँ पे माइनस वाली टर्म है। सो दैट 1/ओमेगा माइनस ओमेगा सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मिलने वाला है 0। तो ए टर्म हो गई 0, तो पूरे की पूरी टर्म हो गई 0। तो यहाँ पे डिवाइड में 1 है, तो 1 का रूट होगा 1 और जेड इज इक्वल टू आ जाएगा r। तो यहाँ पे इम्पीडेंस हमको कितना मिला, r जितना ही मिला। देखिए ये वाली कैलकुलेशन करने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैंने क्यों आपको करवा दिया, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में ना ये पैरेलल सर्किट अवेलेबल नहीं थी। ओनली फॉर कौन सी सर्किट अवेलेबल थी, सीरीज सर्किट अवेलेबल थी। तो पैरेलल सर्किट में आप याद कीजिए रेजिस्टेंस वाली फॉर्मूला आप याद कीजिए कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ दी रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखा था। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन को कैसा मिला था, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 जैसा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस में भी आपको ऐसा ही फाइंड आउट करना है, 1/z इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/xc। मैंने यहाँ पे देखिए ऐसे ही लिखा था, अपन 1/z रूट मैंने कर दिया। ठीक है, ओके। तो इसमें XC क्या होगा, इन दोनों का एलिमेंट, तो मैंने इसे पर्टिकुलर मैंने फाइंड आउट कर दिया। तो आप इम्पीडेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, पैरेलल सर्किट का भी आप इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन आप बताई हुई है। बट अगर आप एग्जाम में ए वाला स्टेप नहीं लिखोगे तो भी चलने वाला है, तो भी चलेगा, क्योंकि आपको इम्पीडेंस चाहिए। तो इम्पीडेंस तो आप ऐसे ही सोच सकते हो ना कि भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इम्पीडेंस तो जेड इज इक्वल टू आर ही होगा, या ये सीरीज कनेक्शन हो या ये पैरेलल कनेक्शन हो। ठीक है, तो इसमें तो जेड इज इक्वल टू आर ही बनने वाला है। ख्याल आया आपको? बट ये मैंने स्टेप आपको इसलिए करवाया और आप करें तो आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि अगर आपको आर एल और सर्किट दे रखी है तो भी आपको आना चाहिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी तक आपने जो देखी थी ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन वाली देखी थी, पर ऐसा भी हो सके कि भाई आर एल भी आपको पैरेलल में दे रखी हो, एल सी भी आपको पैरेलल में दे रखी हो। तो अब ये वाली जो कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कि भाई जेड इज इक्वल टू आपको आर तो मिल गए, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि भाई इतनी स्टेप आप नहीं लिखोगे तो चलने वाला है। ठीक है, ओके। तो जेड इज इक्वल टू आर मिस के आपने लिख दिया कि भाई इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू आर यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो देना पर हमको क्या फाइंड आउट करना है, देना पर हमको करंट निकालनी है। ओके, तो पहले यहाँ पे करंट आपको कितने की निकालनी है कि देखिए कि भाई ऑब्टेन दी करंट आरएमएस वैल्यू इन ईच ब्रांच, सभी की ब्रांच की आपको करंट निकालनी है कि भाई ए वाली ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, ए वाली ब्रांच में कितनी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आई आर करंट जाती है, यहाँ पे आई एल, यहाँ पे आई सी करंट जाती है। ओके, ऐसे आपको निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकालता हूँ आई आर की करंट। आई आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगी, और वी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 230 अपॉन आर की 40, सो दैट 5.75 एम्पियर। देन आफ्टर आई एल की वैल्यू तो v अपॉन ओमेगा एल, तो 230 अपॉन 2 पाई, और l की वैल्यू दे रखी है 5, सो दैट 0.92 एम्पियर। देन आफ्टर आई सी की वैल्यू, आई सी इज इक्वल टू v अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, सो दैट v इंटू ओमेगा सी 230 इंटू 2 पाई, एंड सी की वैल्यू दे रखी है 80 इंटू 10⁻⁶। सो दैट करंट की फॉर्मूला, करंट की वैल्यू फाइंड होगी 0.92 एम्पियर। ठीक है, ओके। तो ये आपको मिस का करंट सभी की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई। ठीक है, ओके, इंडिविजुअली ब्रांच की।
Textual example number 7.18. A circuit containing the 18 millihenry inductor and 60 microfarad capacitor in a series and connected to a 230 volt 50 hertz supply. The resistance of this circuit is negligible. ओके तो आपको कौन कौन सी सर्किट दे रखी है, एल और सी सर्किट आपको दे रखी है, एल सी सर्किट दे रखी है सीरीज में, ठीक है। तो देखिए ये मैं यहाँ पे गिवन डेटा में लिख देता हूँ, 80 मिली हेनरी आपको दे रखा है, सो दैट 80 इंटू 10⁻³ हेनरी होगा। देन आप सी की वैल्यू दे रखी है 60 माइक्रोफेराड, सो दैट 60 इंटू 10⁻6 फेराड उसकी वैल्यू होगी। और रेजिस्टेंस आपको करना है निग्लिजिबल, सो दैट R = 0। और पोटेंशियल आपको दे रखा है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, ऑब्टेन द करंट एम्पलीट्यूड एंड आरएमएस वैल्यूज। ओके तो करंट की आरएमएस की वैल्यू भी निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का इक्वेशन क्या होता है, IM = VM/Z। और VM = हम क्या लिखते हैं, VM = हम लिखते हैं √2 × V/Z। यहाँ पे देखिए LC ऑक्सीलेशन सर्किट दे रखा है, तो LC ऑक्सीलेशन सर्किट में L और C ही सर्किट अवेलेबल है। तो उसका इम्पीडेंस क्या मिलेगा हमको, उसका इम्पीडेंस हमको मिलेगा Z हम लिखते हैं XC - XL²। ठीक है, मैं ये रूट निकाल देता हूँ। तो Z मैं क्या लिख सकता हूँ, XL - XC भी लिख सकता हूँ या XC - XL भी आप लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं कंसिडर करूँगा XL - XC, अब कोई भी कंसिडर कर सकते हो XL - XC। ठीक है, ओके तो मैं यहाँ पे XL - XC, तो यहाँ पे क्या आएगा ω/L - 1/ωc। ये हो गया इम्पीडेंस का इक्वेशन। अभी सभी की वैल्यू ही आपको यहाँ पे अटैच कर देनी है। ओके तो देखिए कि भाई पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट, इनटू आपको करनी है √2 और ओमेगा के लिए 2πf, तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे 50 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 इंटू 10⁻³ एंड माइनस 1/2π50 और फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 60 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो उसके आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए उसकी वैल्यू आपको मिलेगी 230 इंटू √2, यहाँ पे 8π एंड माइनस 1000/6π। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -11.63 एम्पियर। तो देखिए माइनस क्यों आ रही है, बिकॉज ये माइनस क्यों आ रही है, देखिए मैंने यहाँ पे XL - XC रखा ना, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे XC की वैल्यू मैक्सिमम है। उसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे XC की वैल्यू मैक्सिमम है। तो क्या होगा XL = XC आएगा, सो दैट ω/L = 1/ωc आए, इसलिए यहाँ पे करंट मैक्सिमम आए। अगर आपने जो यहाँ पे पहले से XC - XL लिखा हुआ होगा तो यहाँ पे करंट की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक करंट की वैल्यू का मैं मैग्नीट्यूड कंसिडर करता हूँ 11.63, उसकी आपको साइन कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, IRMS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दैट IRMS = IM/√2। तो IM की वैल्यू आपको मिली 11.63/√2। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी 8.24 एम्पियर। ओके देन आपको बी क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्टेन द RMS वैल्यू ऑफ अ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ईच एलिमेंट। ओके तो सभी दोनों एलिमेंट की आपको पोटेंशियल निकालनी है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोटेंशियल निकालूंगा इंडक्टर की। तो इंडक्टर का इक्वेशन क्या आएगा, I/ω/L का, तो XL = ω/L आप पुट कीजिए। ओके तो 8.24 यहाँ पे मैं रख देता हूँ 100π, चलेगा, बिकॉज 2π इंटू 50 सो दैट 100π और इंटू 80 इंटू 10⁻³ = 207 वोल्ट। देन पर मैं फाइंड आउट कर दूंगा VC का। तो VC = I/ωc होगा ना, बिकॉज I इंटू XC और XC = 1/ωc। सो दैट यहाँ पे 8.24 अपॉन मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा 100π और इंटू 60 इंटू 10⁻6। 100π क्यों लिखा आपको मालूम पड़ा कि भाई 2π इंटू 50 सो दैट 100π। ओके तो उसकी पोटेंशियल हमको मिलेगी 437 वोल्ट। तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप आपने फाइंड आउट कर लिया। ये हो गया हमारा बी ऑप्शन। देन अपने सी देखिए, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर। तो इंडक्टर का एवरेज पावर हमको निकालना है। ये सी ऑप्शन में पावर की फॉर्मूला क्या आएगी,
VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ये फाई क्या होती है? फेज डिफरेंस होती है। और ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2 होता है ना। तो फेज डिफरेंस होती है π/2। करंट क्या होती है? करंट ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट में करंट लेग होती है। कितना लेग होती है? π/2 जितना लेग होती है। और पोटेंशियल क्या होती है? लीड होती है। ठीक है, तो cos फाई, तो cos π/2 इज इक्वल टू 0, सो दैट पावर इज इक्वल टू 0। देन आप डी ऑप्शन देखिए, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए तो पावर की फॉर्मूला आप लिखिए, P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। और इसमें भी फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2। तो इसमें आपका पोटेंशियल लैग होता है और करंट लीड होती है। कितनी कितनी करंट लीड होती है? π/2 जितनी लीड होती है। ठीक है, तो ओके, तो इसमें भी क्या आएगा? सेम ही रीजन आएगा, cos π/2 इज इक्वल टू 0, सो दैट पावर P इज इक्वल टू 0। ओके, देन आपको ई निकालना है। तो ई में देखिए, व्हाट इज द टोटल एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। ये पूरे की पूरी सर्किट में कितना टोटल पावर उसने एब्जॉर्ब किया। कि भाई हमारे पास सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट अवेलेबल थे? ओनली फॉर एल और सी एलिमेंट अवेलेबल थे। तो एल ने कितना पावर एब्जॉर्ब किया? 0। तो सी ने भी कितना पावर एब्जॉर्ब किया? 0। तो टोटल पावर ही कंज्यूम कितना हुआ? 0 हुआ। टोटल पावर कंज्यूम इज 0। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। अगर जो रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा तो वो क्या कर सकता है? तो वो पावर को कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। ओनली फॉर इंडक्टर सर्किट में फेज डिफरेंस होती है π/2। ओनली फॉर कैपेसिटर सर्किट में भी फेज डिफरेंस होती है π/2। ओनली इंडक्टर सर्किट में हमारी करंट होती है लैग, और ओनली कैपेसिटर सर्किट में करंट होती है लीड। सो दैट उसका पावर कितना मिलेगा? आपको 0 0 मिलेगा। तो टोटल पावर ही हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, ओके। Textual exercise number 7.19. Suppose the circuit containing a 18 millihenry inductor and 60 microfarad capacitor in a series connected to a 230 volt 50 hertz supply. As the resistance of the circuit is a 50 ohm, obtain the average power transferred to each element of the circuit and the total power absorbed. Okay, तो पहले आपको टोटल उसका पावर फाइंड आउट करना है कि भाई ऑब्टेन द एवरेज पावर। तो पावर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई पावर का इक्वेशन क्या होती है? पावर की इक्वेशन होती है P इज इक्वल टू I² इंटू R। ठीक है, ओके। तो उसके पहले आपको एक करंट I निकालना चाहिए। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, गिवन डेटा में लिख देता हूँ कि भाई आपको इंडक्टर दे रखा है, L की वैल्यू है 80 मिली हेनरी। सो दैट L इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ हेनरी। देन आफ्टर आपको एक पोटेंशियल कैपेसिटर भी दे रखा है, C इज इक्वल टू 60 माइक्रोफेराड है। तो 60 इंटू 10⁻⁶ फेराड है। एंड पोटेंशियल आपको दे रखा है V इज इक्वल टू 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? वो रेजिस्टेंस भी दे रखा है 15 ओम, R इक्वल टू 15 ओम। ओके, तो पहले आपको एक करंट निकालना चाहिए। तो करंट निकालने का इक्वेशन क्या है? करंट निकालने का इक्वेशन है I इज इक्वल टू V/Z, Z इज इक्वल टू इम्पीडेंस। तो यहाँ पे देखिए L भी दे रखा है, C भी दे रखा है और R भी दे रखा है। तो ये LCR सीरीज सर्किट हो गई। तो LCR सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस का इक्वेशन क्या था? वो हमको मालूम है कि भाई Z इज इक्वल टू √R² प्लस ω/L माइनस 1/ω/c²। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द ओमेगा? ओमेगा की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, बट आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। तो ओमेगा इज इक्वल टू होती है 2πμ। ठीक है, हम डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Z इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे R² अवेलेबल है, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर होगा, तो 15²। देन आफ्टर यहाँ पे ओमेगा, सो दैट 2π एंड फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है 50 इंटू L की वैल्यू अवेलेबल है 80 इंटू 10⁻³ तो इंटू 80 इंटू 10⁻³ देन आफ्टर माइनस 1/2π इंटू 50 एंड C की वैल्यू दे रखी है 60 इंटू 10⁻⁶। तो 60 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर करने का है। ठीक है, ओके। तो पहले 15 का स्क्वायर, देन आप
ए वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, देन आफ्टर ए वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 15 का स्क्वायर में रखता हूँ और ए वाली वैल्यू निकाल के उसका आंसर आएगा 15.12 और उसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 53.08 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, इस सभी के आप इसके एडिशन करके लास्ट का आंसर आप फाइंड आउट करेंगे तो z की वैल्यू फाइंड होगी 31.7 ओम, ठीक है। ये आपको कैलसी में करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको इम्पीडेंस की z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो इम्पीडेंस z की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो ए वाली वैल्यू आप ए वाली करंट वाली फॉर्मूला में पुट कीजिए तो आपको करंट मिल जाएगा। I इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना था V/Z और V इज इक्वल टू अवेलेबल है 230 अपॉन इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू 31.7। ओके, सो दैट करंट I की फॉर्मूला आपको फाइंड आउट हुई 7.26 एम्पियर। देन आफ्टर आपको पावर निकालना है तो पावर की फॉर्मूला अवेलेबल है I स्क्वायर इंटू आर। तो आपको करंट की वैल्यू इसमें आपको पुट कर देनी है, ठीक है। ओके, सो दैट पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर 7.26 का स्क्वायर और इंटू आर इसके 15। तो पावर फाइंड आउट हो गए 791 वॉट और पावर का यूनिट होता है वॉट होती है, ठीक है। ओके, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है कि बाय एवरेज पावर ट्रांसफर टू ईच एलिमेंट ऑफ द सर्किट एंड द टोटल पावर एब्जॉर्ब। ओके, तो एवरेज पावर कैपेसिटर और इंडक्टर की क्या होती है, जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? बिकॉज कैपेसिटर और इंडक्टर में फेज डिफरेंस क्या होती है, π/2 होती है, ठीक है। कैपेसिटर और इंडक्टर की पावर होती है जीरो। एवरेज पावर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर is 0 because phase difference is π/2। ओके, फेज डिफरेंस π/2 होने से इन दोनों के मिसके पावर क्या होने वाली है, जीरो होने वाली है। और आपको किसकी पावर मिलेगी, रेजिस्टेंस की पावर मिलेगी। तो ए वाली जो फॉर्मूला है किसका है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस है। क्या है वो, पावर ऑफ रेजिस्टेंस है। दिस इज अ पावर ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको टोटल निकालना है ना, कितना एलिमेंट है आपके पास, 3 एलिमेंट है। तो टोटल पावर P इज इक्वल्स टू PR प्लस PL प्लस PC। PR मीन्स के पावर ऑफ रेजिस्टेंस, पावर ऑफ इंडक्टर, पावर ऑफ कैपेसिटर। इन दोनों की वैल्यू तो जीरो आई और उसकी वैल्यू कितनी आई 791 प्लस 00 इज इक्वल टू 791 वॉट। ये आ गया आपका इक्वेशन, ठीक है। टेक्सटुअल एजुकेशन नंबर 7.20। सीरीज LCR सर्किट विथ L की वैल्यू आपको दे रखी है 0.12 हेनरी, C की वैल्यू दे रखी है 480 नैनोफेराड, R की वैल्यू दे रखी है 23 ओम, इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD दे रखा है। तो ए में आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके गिवन डेटा हम लिख देते हैं कि भाई L की वैल्यू आपको दे रखी है 0.12 हेनरी। देन आफ्टर कैपेसिटर C की वैल्यू दे रखी है 480 इंटू 10⁻⁹ फेराड है। ओके, देन आफ्टर R की वैल्यू दे रखी है 23 ओम और पोटेंशियल V की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट। तो व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी, आपको सोर्स फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम करंट आपको कब मिलती है, मैक्सिमम करंट तब मिलती है जब रेजोनेंस सर्किट अवेलेबल है। तो रेजोनेंस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होती है, ठीक है। ओके, तो इसमें हम L और C की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो L की वैल्यू आपको दे रखी है 0.12 हेनरी और C की वैल्यू दे रखी है 480 इंटू 10⁹। ओके, तो आपको एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 4167 रेडियन, ठीक है। ओके, ये आपको इसके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी फाइंड आउट हुई। ओके, चलो देन आफ्टर नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ऑप्टेन मीन्स के सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है ए में आपको एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो आपने निकाल दिया, ठीक है।
ओके, ये आपकी एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, बट आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीन्स के आपको एक म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा की आप वैल्यू पुट कीजिए। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 1/√LC। सो दैट म्यू इज इक्वल टू आपको क्या करना है कि भाई म्यू इज इक्वल टू इसका जो आंसर आया उसको डिवाइड बाई 2 पाई कर देना है। तो उसका आंसर हमको मिला 4167/2 पाई। ठीक है, ओके, पाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3.14। सो दैट म्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी 663.5 हर्ट्ज। ओके, ये आपकी फाइंड आउट होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ध्यान आफ्टर आपको मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी निकालनी है। तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू आई एम इज इक्वल टू वी एम मैक्सिमम अपॉन जेड इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस रेजोनेंस सर्किट का क्या होता है, रेजोनेंस सर्किट में एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल है हो जाती है। ठीक है, तो रेजोनेंस सर्किट में इसका इम्पीडेंस का इक्वेशन होती है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। इनमें इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। सो दैट उसका आंसर आ जाएगा, उसका डिफरेंस मिल जाएगा आपको 0। तो इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आर। ओके, इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू आर हो जाएगा। और आर इज इक्वल टू आपको वैल्यू दे रखी है 23 ओम। ठीक है, आपको जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है 23 ओम। तो 23 ओम। ओके, देन आप आपको मैक्सिमम वी एम की वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वी एम की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है उसका इक्वेशन वी एम अपॉन √2 वी आर एम एस वाली फॉर्मूला से। ठीक है, तो वी एम इज इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू वी। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ आई एम इज इक्वल टू √2 इंटू वी अपॉन जेड मीन्स के आर। सभी के मैं वैल्यू में रख देता हूँ √2 और वी की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 230 वोल्ट अपॉन आर की वैल्यू दे रखी है 230। ओके, तो ये 23 सॉरी यहाँ पे 23 ओम है तो 23 आएगा। तो 23 कैंसिल, तो यहाँ पे 10। तो ये आपको करंट मिल जाएगी मैक्सिमम 14.1 एम्पियर। ओके, ये आपकी करंट मिल गई 14.1 एम्पियर। देन आपको बी क्या दे रखा है, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट इज मैक्सिमम, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। आपको मैक्सिमम पावर निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम आपको एवरेज पावर निकालना है। तो मैक्सिमम एवरेज पहले तो पावर की फॉर्मूला क्या होती है, पावर की फॉर्मूला होती है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos फाई होती है। तो मैक्सिमम कब होती है, जब फेज डिफरेंस 0 होता है, तब cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, ओके, तो मैक्सिमम पावर की फॉर्मूला आपकी ऐसी आएगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाई इज इक्वल टू 1। सो दैट वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, वी एम अपॉन √2 आई एम अपॉन √2। ठीक है, सो दैट पी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1/2 वी आई। ओके, वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आई आर। सो दैट पावर पी इज इक्वल टू 1/2 आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। ये आई आपका मैक्सिमम है इसलिए मैं यहाँ पे एम में लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एम आ जाएगा, यहाँ पे भी एम आएगा। ठीक है, ओके, इसमें आपको वैल्यू पुट कर दे दी है। तो 1/2 और 14.1 का स्क्वायर और आर की वैल्यू है 23 ओम। तो 23 पुट कर दीजिए। ठीक है, और उसके आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2286.3 वॉट। ठीक है, ओके, देन आफ्टर आपको सी देखिए, फॉर विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज द पावर इज ट्रांसफर टू द सर्किट हाफ द पावर एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपको हाफ पावर का मीनिंग मालूम है। हाफ पावर कब होती है, हाफ पावर तब होती है जब उसके आप बैंडविड्थ आप निकालते हो ना, बैंडविड्थ आप निकालते हो तब उसके हाफ पावर तक हम फाइंड आउट करते थे। आपको ग्राफ में आपको मालूम होगा, हमने ग्राफ ड्रॉ किया था ओमेगा वर्सेस करंट का। तो मैक्सिमम करंट पे उसकी पीक वैल्यू आती थी, या ना पर हम मीन्स के आई एम अपॉन √2 वैल्यू पे उसकी पावर हो जाती थी हाफ। तो ये हाफ पावर की आपको फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है ना, व्हाट इज द करंट एम्पलीट्यूड एट दिस फ्रीक्वेंसी, और ए वाली फ्रीक्वेंसी पे करंट कितनी है वो हमको निकालनी है। ख्याल आया, ए वाली फ्रीक्वेंसी पे करंट कितनी है वो हमको निकालनी है। ओके, तो हाफ पावर कब होती है, पावर ट्रांसफर इज हाफ, तब वो बैंडविड्थ हो जाएगी हाफ पावर इसके बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का इक्वेशन क्या होता था, बैंडविड्थ का इक्वेशन ऐसा होता था, दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीन्स के मैक्सिमम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और प्लस माइनस हम क्या करते थे डेल्टा ओमेगा के साथ। ठीक है, ओके, तो उसको हमको कन्वर्ट करनी है फ्रीक्वेंसी में। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होती है, इसमें भी 2 पाई म्यू होती है। ये 2 पाई क्या करूँगा मैं, कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी म्यू आर एंड प्लस माइनस डेल्टा म्यू। ओके, देन आप डेल्टा ओमेगा आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास डेल्टा ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका कौन सा है कि हमने आगे एक इक्वेशन निकाला था
मीन्स के रेजोनेंस सर्किट का, इसमें पावर फैक्टर का हमने इक्वेशन निकाला था, इसमें डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू था R/2L। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 23, 2 और L की वैल्यू दे रखी है 0.12, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा 95.8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका डेल्टा ओमेगा मिल गया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना, डेल्टा वी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो डेल्टा वी की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू होती है 2 पाई डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 पाई होगा। ओके, तो 95.8 अपॉन 2 पाई, तो 2 इंटू 3.14, सो दैट 15.3 हर्ट्ज। तो ये आपकी फाइंड आउट होगी फ्रीक्वेंसी। ओके, इसमें आपको क्या करनी है कि आपको एक बैंडविड्थ निकालनी है, ये वाली कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। तो भाई म्यू आर प्लस डेल्टा वी, देन आफ्टर म्यू आर एंड माइनस डेल्टा वी, म्यू आर प्लस डेल्टा म्यू एंड म्यू आर एंड माइनस डेल्टा म्यू, ये सभी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये जो आपको वी नज़र आ रही है सभी फ्रीक्वेंसी है, ये उसको हम रीड करते हैं म्यू में। ओके, तो चलो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि भाई म्यू आर की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई, म्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, म्यू आर की वैल्यू मीन्स के आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी फाइंड आउट हुई, हमने आगे फाइंड आउट की यहाँ पे ए वाली स्टेप में, कहाँ पे, ए वाली स्टेप में देखिए 663.5, तो ए हमारी है म्यू आर। ठीक है, दिस इज अ म्यू आर। ओके, तो म्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 663.5 हर्ट्ज एंड प्लस डेल्टा वी, तो डेल्टा वी हमने अभी यहाँ पे निकाली 15.3 हर्ट्ज, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 663.5 माइनस 15.5। ओके, तो उसका आंसर हमको क्या मिलेगा 678.8 हर्ट्ज, देन आफ्टर यहाँ पे 648.2 हर्ट्ज। ठीक है, ओके, देन आफ्टर हमको मैक्सिमम करंट भी निकालनी है, ये हमारी मिस के फ्रीक्वेंसी की आंसर आ गई, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज द पावर इज द ट्रांसफरेंसी हाफ, ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर ए वाली फ्रीक्वेंसी पे हमको करंट निकालनी है, तो करंट आई इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, I/√2 हो जाएगी, मैक्सिमम से √2 डिवाइड हमको कर देनी है, तो 14.1 से हमको √2 डिवाइड कर देना है, तो उसका आंसर आएगा 10 एम्पियर। ठीक है, ओके, देन आफ्टर लास्ट वाला देखिए, ऑब्टेन द क्यू फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट, तो आपको उसका क्यू फैक्टर भी निकालना है। तो क्यू फैक्टर का इक्वेशन क्या होती है, क्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा आर एल अपॉन आर। ठीक है, ओके, तो ओमेगा आर मीन्स के रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा आर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 4167, यहाँ पे हम रेजोनेंस एड कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो 4167 इंटू एल की वैल्यू आएगी 0.12 अपॉन आर की वैल्यू होगी 23, तो उसका आंसर आएगा 21.7। ठीक है, ओके।